रेगिस्तान की तपती हवा में जंग खाए विशाल जहाज, जहां कभी लहरें नृत्य करती थी, आज वहां है मौत का सन्नाटा। एक ऐसा सागर जिसने लाखों को जीवन दिया और फिर अचानक इंसानी लालच ने उसे निगल लिया। अगर आज आप कुछ सेकंड के लिए भी इस सूखे समुद्र में खड़े हो जाए तो कैंसर जैसा जानलेवा जार आपके शरीर में घुस जाएगा। अगर आप इस समुद्र में जाएंगे तो आप देखेंगे कि आज इस समुद्र में पानी की एक बूंद भी नहीं है। क्या यह सिर्फ एक प्राकृतिक हादसा था या एक सोची समझी साजिश? आज हम खोलेंगे मध्य एशिया के हृदय में छुपा वो रहस्य। 20,000 साल पुराना अरल सागर मध्य एशिया की दो महान नदियों अमू दरिया और सिर दरिया के जल से जन्मा था। कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच फैला ये सागर कभी दुनिया का चौथा सबसे बड़ा जल सागर था। यहाँ मछलियां पनपती थी, नौसेना तैनात थी और व्यापार के जहाज लगातार आते जाते थे। रेगिस्तान के बीच ये सागर एक चमत्कार था। लाखों लोगों का भोजन, रोजगार और आश्रय था। 1800 के दशक में मध्य एशिया कई खानातों के नियंत्रण में था, जिनमें सबसे शक्तिशाली था खीवा खानात। यहाँ रूस के व्यापारियों पर बार बार हमले होते थे, उन्हें गुलाम बनाकर ले जाया जाता था। राजनीतिक और आर्थिक रूप से यह रूस के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुका था। रूसी साम्राज्य ने फैसला किया अरब सागर तक पहुंचने का मतलब है पूरे मध्य एशिया का नियंत्रण, लेकिन अरल सागर तक कोई समुद्री मार्ग नहीं था। ये पूरी तरह लैंडलॉक्ड था। रेगिस्तान से घिरा हुआ, फिर भी रूस पीछे नहीं हटा। 1847 में रूस ने सिरदारिया नदी के मुहाने पर रायम सैन्य चौकी बनाई। इसके बाद उन्होंने एक असंभव लगने वाला कार्य किया। ऊंटों पर लादकर रेगिस्तान के रास्ते अरल तक पहुंचाया गया। रेत के तूफान, तापमान का उतार चढ़ाव और 100 किलोमीटर लंबा कठिन सफर, इन सब के बाद जहाजों को अरल किनारे पर फिर से जोड़कर पानी में उतारा गया। ये जहाज सिर्फ लोहा नहीं थे, ये रूस की रणनीति, उसकी महत्वाकांक्षा और भविष्य की भू राजनीति का संकेत थे। यही वह क्षण था जब अरल सागर पर रूस की पकड़ की कहानी शुरू हुई। एक ऐसी पकड़ जिसने आगे चलकर एक प्राकृतिक चमत्कार को मौत के किनारे ला खड़ा किया। 1970 की क्रांति के बाद रूस में कम्युनिस्ट शासन आया और जन्म हुआ सोवियत यूनियन का। नए शासन के नेता जोसेफ स्टालिन ने देश को तेजी से औद्योगिक और कृषि महाशक्ति बनाने का विशाल सपना देखा। उसी समय वैश्विक बाजार में एक फसल की मांग तेजी से बढ़ रही थी, कॉटन, जिसे उस दौर में व्हाइट गोल्ड कहा जाता था। स्टालिन के सामने विकल्प स्पष्ट था। अगर सोवियत यूनियन के लिए धन और शक्ति चाहिए तो कपास उत्पादन बढ़ाना होगा, लेकिन समस्या थी मध्य एशिया के रेगिस्तान। यहाँ मिट्टी तो थी पर पानी नहीं। यहाँ से शुरू हुआ इतिहास की सबसे बड़ी जल इंजीनियरिंग परियोजनाओं में से एक। सरकार ने आदेश जारी किए, बांध बनाओ, नहरें खोदो, नदी की दिशा बदलो, हर कीमत पर कपास उगाओ। पूरा सोवियत तंत्र इस मिशन पर लग गया। इन्हीं निर्णयों ने अरल सागर के भाग्य की दिशा बदल दी। अरल को जीवित रखने वाली दोनों नदियां अब अपने पानी को खेतों में खोने लगी। उस समय किसी ने यह नहीं सोचा कि नदियों पर इस दबाव का परिणाम कैसा होगा। सोवियत नेतृत्व को सिर्फ कपास चाहिए था, और वो भी किसी भी कीमत पर। 1960 का दशक मध्य एशिया के लिए एक निर्णायक मोड़ था। सोवियत इंजीनियरों ने रिकॉर्ड समय में विशाल नहरों और सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण पूरा किया। ये वही ऐतिहासिक गलती थी जो आने वाले दशकों में दुनिया की सबसे भयावह परिस्थिति में बदल गई। दोस्तों, आपको बता दें कि 1961 से अरल सागर का स्तर गिरना शुरू हो गया। पहले 20 सेंटीमीटर प्रति वर्ष, फिर 50 सेंटीमीटर और 1980 तक यह गिरावट प्रति वर्ष 1 मीटर पर पहुंच गई। जहां कभी लहरें उठती थी वहां दरारें पड़ने लगी। सागर का किनारा पीछे हटता गया। 80 से 100 किलोमीटर तक मछलियां मरने लगी। नमक की सांद्रता कई गुना बढ़ गई। लोगों को ये लगा ये अस्थायी समस्या है, लेकिन वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी कि अगर नदियों का प्रवाह ऐसे ही घटता रहा तो अरल सागर मर जाएगा। सोवियत सरकार ने चेतावनियों को अनदेखा किया। उन्हें तो बस हजारों किलो का लक्ष्य चाहिए था, न कि पर्यावरण का संतुलन। 1970 आते आते अरल सागर की तबाही स्पष्ट दिखाई देने लगी थी। जहां कभी नौकाएं आसानी से चलती थी, वहां अब रेत के टीले बन चुके थे। सागर की नमक संरचना पूरी तरह बदल चुकी थी।
पहले प्रति लीटर पानी में 10 ग्राम नमक होता था, लेकिन जल सूखने के बाद ये बढ़कर 376 ग्राम प्रति लीटर हो गया, जो किसी भी समुद्री जीव के लिए जानलेवा है। नतीजा, हजारों टन मछली उद्योग रातों रात खत्म, कारखाने बंद, मछुआरे बेरोजगार, बंदरगाह शहर भूतिया नगर बन गए। सामाजिक त्रासदी भी गहराती गई। लोगों ने अपने बच्चों को पोषण देने के लिए भी कभी समुद्र रहे समुद्री इलाकों को छोड़कर दूर दराज गांवों और शहरों का रुख किया। वैज्ञानिकों के अनुसार 1960 से 1998 के बीच सड़कों पर खड़ी मछली पकड़ने वाली नावें अब रेत पर हमेशा के लिए जमी थी। जहाजों की हड्डियां उभर आई थी, मानो समुद्र का कंकाल रेगिस्तान में दफन हो गया हो। ये सिर्फ पर्यावरण का विनाश नहीं था, ये मानव जीवन पर सीधा प्रहार था। एक सागर जिसने हजारों साल लोगों को पाला, वही अब उनकी बर्बादी का प्रतीक बन चुका था। अरल सागर के सूखने के बाद पर्यावरणीय तबाही एक नए चरण में प्रवेश कर गई, जिनसे कैंसर के मामलों में विस्फोटक बढ़ोतरी हुई। डॉक्टरों के अनुसार यहाँ एक सांस लेने का मतलब है शरीर में जहर भरना। बच्चों के मृत्यु दर बढ़ गए, महिलाओं में जटिल गर्भ धारण की समस्याएं बढ़ने लगी। धूल के तूफानों में नमक और कीटनाशक मिल जाते थे, जो खेतों की उर्वरता को भी खत्म कर देते थे। इससे खेती उत्पादन 30% तक गिर गया। ये पर्यावरणीय आपदा अब एक पूर्ण मानवीय संकट में बदल गई। उसके बाद 1950 से 1980 के दौरान ये द्वीप सोवियत यूनियन के सबसे गुप्त और खतरनाक प्रयोगों का केंद्र बना, जिनमें हजारों जानवरों पर प्रयोग किए गए। द्वीप पर बदलाए पने प्रयोगशालाएं पूरी तरह गोपनीय थी। सैकड़ों वैज्ञानिक यहाँ काम करते थे, पर उन गतिविधियों के बारे में जनता को कुछ पता नहीं था। 1991 में सोवियत यूनियन टूट गया और ये क्षेत्र पूरी तरह छोड़ दिया गया। फिर यह द्वीप नहीं रहा, ये जमीन के साथ जुड़ गया। अब कोई भी पैदल या वाहन से इस खतरनाक क्षेत्र में पहुंच सकता था। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी, यहाँ की मिट्टी में एंथ्रेक्स स्पोर्स आज भी सक्रिय हो सकते हैं। ये 100 साल तक जिंदा रह सकते हैं और हवा में रह सकते हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि यहाँ के चूहों में प्लेग के लक्षण पाए गए। यह संभावित महामारी का संकेत था। आज ये क्षेत्र दुनिया का सबसे खतरनाक परित्यक्त बायो हथियार जोन माना गया है। दोस्तों, अरब सागर एक प्राकृतिक एयर कंडीशनर की तरह था। गर्मी में ठंडक, सर्दी में गर्माहट, उसकी विशाल जल राशि मौसम को संतुलित रखती थी। लेकिन जैसे ही यह सागर गायब हुआ, पूरे क्षेत्र का मौसम चरम रूप लेने लगा। अब गर्मी में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जबकि सर्दियों में ये -25 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। ऐसा तापमान पहले कभी नहीं देखा गया था। ठंड के दिनों में नमक मिले बर्फ के टुकड़े कृषि भूमि को और ज्यादा बंजर बना देते हैं। लेकिन कुछ लोगों ने हार नहीं मानी और इसके लिए बनाया गया कोक अराल डैम, जो दरिया को मोड़कर फिर से सागर की ओर भेजने लगा। इस परियोजना का परिणाम चमत्कारिक था। सिर्फ 1 साल के भीतर 2006 में उत्तर अरल सागर में जल स्तर तेजी से बढ़ा। मछलियों की संख्या लौटने लगी। स्थानीय लोग फिर से नौकाएं चलाने लगे और दशकों बाद पहली बार लहरें पुराने पोर्ट के नजदीक दिखाई दी। साल 2015 की भारी बर्फबारी से दक्षिणी हिस्से में भी कुछ जल स्तर में बढ़ावा हुआ। गांव में फिर से सर्द हवा में नमी का एहसास होने लगा, जो सालों से गायब था। अब 2025 की रिपोर्ट कहती है उत्तर अरल में पानी का स्तर 42% बढ़ चुका है। ये पर्यावरण और विज्ञान की दुनिया की सबसे सफल पुनर्जीवन योजनाओं में से एक है। लोगों में उम्मीद वापस आई है। पर्यटन धीरे धीरे बढ़ रहा है, वृक्षारोपण कार्यक्रम चल रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय अरल सागर को दोबारा जीवित करने की लड़ाई में शामिल हो चुका है।